वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो कि रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, पैरामेडिकल। उन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों डिटेल में आप लोग को कवर कराता हूँ जीके के, जीएस के सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जिनके आगे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। डिटेल में दोस्तों फैक्ट के साथ यहाँ पर मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों को दोस्तों रिवीजन करना है वन लाइनर क्वेश्चन के लिए, तो सुबह के 8 बजे दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा दोस्तों आई बटन पे। और इससे पहले की जो सभी वीडियो हैं दोस्तों, उसके लिए प्लेलिस्ट में मैंने उसको ऐड कर रखा है। आई बटन पर क्लिक करके आप लोग इससे पहले की सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पॉलिटी चल रही थी दोस्तों। आपको बता दूं मैं, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों आप लोग को ये नहीं देखना है कि ये कितना आसान क्वेश्चन था, इसके डिटेल फैक्ट आप लोग देखेंगे तो इसमें बहुत क्वेश्चन आप लोग के निकल कर आने वाले हैं। ये आरपीएफ एसआई का दोस्तों क्वेश्चन रहता है। तो नियुक्ति दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कुछ इसमें फैक्ट देखिए, आप लोग को फैक्ट से दोस्तों बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। यहाँ आप लोग देखिए कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श लिया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल होगा 214। तो देख सकते हैं आप लोग, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ गया। आगे है राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ पर निकल कर आता है क्वेश्चन कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। आगे है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल पूछा जा सकता है आर्टिकल 124 का 2। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के दोस्तों अंडर होती है, अधीन होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, पूछा जा सकता है। तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों स्थानीय सरकार के मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, ये एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ और फैक्ट देखिए कि मंत्रिपरिषद के गठन में स्थानीय मंत्री शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन में कौन कौन शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री तथा राज्य मंत्री इंक्लूड किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा समूह होता है। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल 74 की, तो राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए दोस्तों मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ये कौन से आर्टिकल में वर्णन है, तो आर्टिकल 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75(3) में दोस्तों उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, आपात उपबंध और समितियों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी। दोस्तों उस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर बी। कुछ व्याख्या देखिए आप लोग यहाँ पर कि LM सिंघवी समिति ने सुझाव दिया कि पंचायत प्रणाली को संवैधानिक वैधता दी जानी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव भी दिया गया था। इस समिति ने स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता
हासिल करने की योजना बनाई थी। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। इस समिति ने त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत का गठन करने का सुझाव दिया था। पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत गठन का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जीवी के राव समिति। इस समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना था। इसका काम था जीवी के राव समिति का। अब बलवंत राय मेहता समिति में क्या था, इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का दोस्तों यहाँ पर सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे, उन दो शब्दों का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, एक तो समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। ग्रुप डी में दोस्तों ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ फैक्ट देखिए आप लोग कि समाजवादी का अर्थ केवल जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है किसी धर्म विशेष का पालन न करके अपितु सभी धर्मों में समान आस्था रखना धर्मनिरपेक्ष का दोस्तों मतलब होता है। लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता अपनी इच्छा से दोस्तों अपने प्रतिनिधित्व का जो कि चुनाव करती है। गणतंत्र का मतलब होता है भारत का शासन भारत की जनता द्वारा चुने गए गणों द्वारा भारत की जनता को आधार मानकर किया जाएगा, ठीक है, तो उसको गणतंत्र बोला जाता है। बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना, बंधुता का मतलब निकल कर आता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए फैक्ट देखिए आप लोग यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा था। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का दोस्तों वर्णन किया गया है। कौन कौन सी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यदि मतभेद हो तो केंद्र कानून बनाएगा, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में प्रावधान किया गया है। ये 5वीं सूची के बारे में है। 10वीं सूची के बारे में देखिए, इस अनुसूची में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 6ठी अनुसूची की बात करते हैं तो इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ये दोस्तों 11वें भाग में दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है। इसकी डिटेल देख सकते हैं व्याख्या में। केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का उल्लेख संविधान के 11वें भाग में दिया गया है, और इस भाग में अनुच्छेद की बात करते हैं तो 245 से लेकर 263 तक विषय में उल्लेख किया गया है। 13वें भाग में बताएं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 13वें भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के विषय में प्रावधान किया गया है। अगर 9वें भाग की बात करते हैं तो इस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना के विषय में बताया गया है। 12वें भाग की बात करते हैं तो इस भाग में केंद्र और राज्यों की संपत्ति, अनुबंधों, अधिकार और देनदारियों, दायित्वों से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन से आप लोग के कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो भी होगा वही उसका अध्यक्ष रहने वाला है। अगर गठन की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, और प्रथम अध्यक्ष तो यही थे श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ आगे देखिए अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। नीति आयोग के दूसरे CEO अमिताभ कांत थे।
और अरविंद पनगड़िया की बात करें तो दोस्तों ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम वालों का दोस्तों आपको जरूर याद रखना होगा। चलिए, छठा क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? ये दोस्तों सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और भी दोस्तों यहाँ पर बहुमत देख पाएंगे, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशिष्ट बहुमत क्या होते हैं आपको सब बताऊंगा। देखिए कि सामान्य बहुमत से तात्पर्य संसद में उपस्थित सदस्य के 50% से ज़्यादा सदस्यों के मत से होता है सामान्य बहुमत। इसके माध्यम से किसी राज्य का नाम बदलना हो, चाहे सांसदों के वेतन भत्तों में संशोधन करना हो, नए राज्यों का गठन करना आदि इसमें प्रावधान दिए गए हैं। पूर्ण बहुमत की बात करते हैं तो इस बहुमत के द्वारा विधानमंडल, संसद, सभा के कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के समर्थन से दोस्तों विधेयक यहाँ पर पारित होता है। अगर प्रभावी बहुमत की बात करते हैं तो सदन में उसी समय उपस्थित सदस्यों की संख्या का प्रभावी शक्ति के 50% से दोस्तों अधिक बहुमत जो कि प्रभावी बहुमत कहलाता है। विशिष्ट बहुमत की बात करते हैं तो सदन के सदस्यों के 50% से अधिक और वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 अगर मत प्राप्त हो जाता है तो उसको दोस्तों विशिष्ट बहुमत नाम दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाए और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? दोस्तों ये आसान क्वेश्चन था, 6 महीने इसका आंसर होने वाला है। कुछ और देखें दोस्तों यहाँ पर फैक्ट कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 6 महीने की अवधि तक रहता है। आगे राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल पूछा जा सकता है, आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों ये रहता है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों कितनी बार हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है। एक 1962 में हुई थी, एक 1971 में और एक 1975 से 77 के बीच में। पहला हुआ था भारत चीन के युद्ध के समय, दूसरा भी भारत पाकिस्तान के समय हुआ था और आंतरिक अशांति के आधार पर दोस्तों 1975-1977 में तीसरी बार लगाया गया था। आपातकाल का उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों लिया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद आर्टिकल 19 में दिए गए अधिकार जो हैं निलंबित हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। 8वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित है? ये दोस्तों 370 था, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों उस समय पूछा गया था। ठीक है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के अधिकारों के लिए स्वायत्त प्रदान करता था। यह एक ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का दोस्तों यहाँ पर संविधान लागू किया गया था। आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है। 9वां क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। कुछ फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिलेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए जो कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 के क में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को इसी संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जोड़ा गया था। आगे है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में सर्वप्रथम कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 73वां संविधान संशोधन 1952 में बना और 1992 में लागू बना और 1993 में दोस्तों ये लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 1993 में दोस्तों ये लागू हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः ग्रामीण स्वायत्तता और शहरी प्रशासन से दोस्तों संबंधित है। पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, ऑप्शन में दे देगा तो आप लोग को टिक करना होगा। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो ताकि आप लोग दोस्तों इसे आराम से देख पाएँ, छोटी छोटी वीडियो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ये दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा
राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 324 से लेकर 329 क में दोस्तों चुनाव आयोग का दोस्तों वर्णन किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद आदि के चुनाव से संबंधित दोस्तों इनके पास शक्ति निहित होती है, मिली होती है इनको। कुछ और फैक्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक रहता है, ठीक है। और विधि आयोग की बात करते हैं तो इसका कार्य विधि और न्याय मंत्रालय को सलाह देना होता है, विधि आयोग का कार्य होता है। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों MC शीतलवाड़ थे, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, प्रथम वाला। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस तरह से 10 से 12 क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों ने कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।